आ जाते हैं हमारी दूसरी ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ पे। दो पर हमने कहा है ग्रेन्युलोमेटस, एक सार्कोइडोसिस, दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अब हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो है ना, ये भी एक इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी है, जो प्राइमरीली अफेक्ट करती है किसको, एल्वियोलाई इन्वॉल्व होंगे इसमें, और इसीलिए इसको हम एलर्जिक एल्वियोलाइटिस का भी नाम देते हैं, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। मोस्ट ऑफन जो है ना, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, ठीक है। क्यों हो रही है, हाइटेंड सेंसिटिविटी है टू द इनहेल्ड एंटीजेंस, जो इनहेल किए हैं उनके हाइपर सेंसिटिविटी है। जैसे कि वो जो मोल्डी हे में होते हैं, ठीक है, जो है नहीं होता, जब उसको मतलब हे में मोल्ड आ जाए, मोल्डी हे, जब हम उसको इनहेल करेंगे ना, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। टेबल देखिए, इसमें सोर्सेज है एंटीजेंस की, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कॉज करवाती है। अब सोर्स ऑफ एंटीजन देखें तो मशरूम्स और फंजाई और ईस्ट जो है ना, ये करवाते हैं। अब टाइप ऑफ एक्सपोजर कैसे होता है, जब कंटेमिनेटेड वुड हो, उसमें ये हमें पाए जाते हैं फंजाई, ईस्ट वगैरह, मशरूम। ह्यूमिडिफायर्स, सेंट्रल हॉट एयर हीटिंग डक्ट्स, पीट मोस्ट प्लांट्स, ठीक है, इनमें जो मोस्ट चीज़ें होती हैं, जगह होती है वहाँ पे। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो डेयरी बार्न्स, ठीक है, जिसको हम फार्मर्स लंग भी कहते हैं ना, तो वो इसकी वजह से है। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, आगे आएगा फार्मर्स लंग क्या होता है। देन है माइकोबैक्टीरिया, मेटल वर्किंग फ्लूइड्स, सोना, हॉट टब, ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो करता है, तो वहाँ से एक्सपोजर हो सकता है इसका, माइकोबैक्टीरिया का। बर्ड्स भी करवाते हैं, जैसे पिजन्स की ड्रॉपिंग्स वगैरह हो गई, डव के फैदर्स हो गए, डक्स और पैराकीट्स। केमिकल्स में जो आइसोसाइनेट्स हैं, ऑटो पेंटर्स, जिंक एंड डाइज, तो ये इनहेल करने से जो है ये एलर्जी होती है, एल्वियोलाई में एलर्जिक एल्वियोलाइटिस हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड। ये कह रहा है कि अनलाइक द ब्रोंकाइल एस्थमा, जिसमें ब्रोंकाई जो है वो फोकस होते हैं इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड इंजरी के, द डैमेज इन द हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस अकर एट द लेवल ऑफ द एल्वियोलाई, इसमें ब्रोंकाई नहीं है, एल्वियोलाई का लेवल है। हेंस ये मैनिफेस्ट करेगा प्रीडोमिनेटली एज अ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिस विद द टिपिकल डिक्रीज इन द डिफ्यूजन कैपेसिटी, लंग कंप्लायंस भी कम होगी, डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम होगी, और टोटल लंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई के लेवल पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की तरह ये मतलब प्रेजेंट करेगा। अब रिस्पॉन्सिबल जो ऑक्यूपेशनल और हाउस होल्ड एक्सपोजर्स हैं वो डाइवर्स हैं, लेकिन जो सिंड्रोम है वो कॉमन क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स वो शो करता है, और प्रोबेबली इसको वेरी सिमिलर पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस है। सेवरल लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट करती हैं कि हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस जो है ना, ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिजीज़ है। ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज स्पेसिमेन कंसिस्टेंटली शो इंक्रीज नंबर ऑफ CD4 एंड CD8 T लिम्फोसाइट्स, हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ब्रोंकोपल्मोनरी लेवाज में ये सेल्स बढ़े हुए होंगे। मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट जो है उनको स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट द ऑफेंडिंग एंटीजन इन देयर सीरम, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। फिर कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है ना, देयर हैव बीन डिमोस्ट्रेटेड विद इन द वेसल वॉल बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये वेसल की वॉल में हमें ये कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगी। नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमास आर फाउंड इन द लंग ऑफ द 2/3 ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट, उनके लंग में ग्रेन्युलोमा भी बनेंगे। दैट्स इट। उसके बाद है इसकी मॉर्फोलॉजी। तो हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस में जो हिस्टोपैथोलॉजिक पिक्चर है, बहुत अक्यूट में भी और क्रोनिक फॉर्म्स में भी, वो है कि इसमें क्या होगा, पैची मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट्स होंगे पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में, देखिए पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ जाएंगे विद अ कैरेक्टरिस्टिक पेरीब्रोंकायल एसिटिनुएशन, पेरीब्रोंकायल, ठीक है। यानी मेनली वो पेरीब्रोंक्योलर जो एरिया होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर हमें मिलेंगे, ठीक है। पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में तो होंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स, वहाँ पे होंगे, ठीक है। देन है लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेट करेंगी, बट प्लाज्मा सेल्स और जो एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस है ना, ये भी प्रेजेंट होंगे। एक्यूट फॉर्म्स में, डिजीज़ के एक्यूट फॉर्म्स में वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स भी देखे जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट सेल्स हैं, ये याद रखने आपने सारे। फिर कह रहा है कि लूज poorly formed granulomas without necrosis are present in more than 2/3 of the cases, usually in peribronchial location, ठीक है। अब ये लूज होंगे और इनमें बीच में नेक्रोसिस नहीं हो रही सेंट्रल। इस 13.22 फिगर में भी देखिए, ये हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस दिखाएगा। हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस, ये लूजली फॉर्म्ड इंटरस्टिशियल ग्रेन्युलोमा है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। फिर कह रहा है कि एडवांस जो क्रोनिक केसेस हैं, यहाँ पे पहले सारा हमने पढ़ा दोनों अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म्स में क्या क्या होगा, पैची मोनोन्यूक्लियर आ जाएंगे इंटरस्टिशियम में, और
लिम्फोसाइट्स भी होंगे, एपिथेलियल होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, ये सारे सेल्स हमने पढ़े, ये दोनों में होगा। फिर हमने पढ़ा अक्यूट में क्या होगा। अक्यूट में हमने कहा लूज पोरली फॉर्म ग्रेन्युलोमास बन जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रोनिक में क्या होगा। एडवांस और क्रोनिक केसेस में बायलेटरल अपर लोब जो है डोमिनेंट इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगी, UIP पैटर्न अकर्स, ठीक है। अपर लोब डोमिनेंट इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। तो ये सारा रट्टा ही एक तरह से आपने ये अच्छी तरह से याद करना है अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है। तो सारी पॉइंट्स आपको इसकी याद हों कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी किसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जो है ना वो मैनिफेस्ट करेगा, या तो पेशेंट को जो है ना अक्यूट रिएक्शन होगा। अक्यूट रिएक्शन होगा तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, उसको फीवर होगा, कफ, डिस्निया, ठीक है, एलर्जिक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस एंड सिम्टम्स होंगे अराइजिंग विद इन 4 to 8 आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर से 4 to 8 आवर्स के बाद। या फिर ये क्रोनिक डिजीज़ की तरह मैनिफेस्ट करेगा, कैरेक्टराइज बाय द इंसीडियस ऑनसेट ऑफ द कफ, डिस्निया, मलेज एंड वेट लॉस, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स में अक्यूट एंड क्रोनिक प्रेजेंट कर सकता है। जो अक्यूट फॉर्म है उसके साथ अगर देखें तो उसमें डायग्नोसिस यूजुअली ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल रिलेशनशिप ऑफ द सिम्टम्स ऑनसेट एंड एक्सपोजर टू द इंक्रिमिनेटिंग एंटीजन। अगर एंटीजेनिक एक्सपोजर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर द अक्यूट अटैक ऑफ डिजीज़, यानी कि अब एंटीजन नहीं है, अक्यूट अटैक हो गया उसके बाद, तो कंप्लीट रेजोल्यूशन जो है ना पल्मोनरी सिम्टम्स की हो जाएगी विद इन डेज, सही बिल्कुल सही हो जाएगा पल्मोनरी सिम्टम्स, ठीक है। अगर फेलियर हो गया टू रिमूव द इंसाइटिंग एजेंट, और इंसाइटिंग एजेंट अभी भी है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द इरिवर्सिबल क्रोनिक इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो क्रोनिक में चला जाएगा। दैट्स इट, ये बहुत ही ईजी टॉपिक था हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है। तो इरफान मसूद बुक से भी हम कर लेते हैं ये दोनों टॉपिक, सार्कोइडोसिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो अभी हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस पढ़ा है तो वही देख लेते हैं पहले। तो हमने पढ़ा कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस को हम एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस भी कहेंगे, बेसिक में लिखा था। हमने कहा कि ये रिजल्ट करता है फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंटीजेंस। हम जब इनहेल करते हैं तो ये असल में क्या होता है, ये इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी एक्सट्रिंसिक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून कॉम्प्लेक्स को भी, और डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी होंगे इसमें। इसीलिए न्यूमोनाइटिस जो है ना उसमें हमें दोनों टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू बातें लिखी हैं कि हमें इसमें दोनों टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है और डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी होते हैं। क्यों? किसी भी इंसाइडिंग एंटीजन के अगेंस्ट। तो हमने चारों टाइप्स पढ़ी हुई हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, तो इसमें 3 and 4 होंगी। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की कौन सी हैं? फार्मर्स लंग होता है एक, इसका सोर्स क्या है? मोल्डी है, ये मैं आपको बताया। एंटीजन जो इसका वो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया है, वो रिस्पॉन्सिबल है। बर्ड फैंसियर लंग, बर्ड फैंसियर लंग होता है जब एवियन सीरम प्रोटीन्स जो है ना, वो एवियन एक्सक्रीटा, एक बर्ड है, उसके एक्सक्रीटा में या उसके प्रोटीन्स में या उसके फेदर्स में ये होता है, तो उससे बर्ड फैंसियर्स लंग होता है। तीसरी डिसऑर्डर है बाइसिनोसिस, ये कॉटन या हेम्प डस्ट से होता है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ह्यूमिडिफायर जो इन्हेलेशन फीवर है उसमें क्या होगा कि कंटेमिनेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग की वजह से थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया जो है वो ये डिसऑर्डर करवाएगा। एस्परजिलस क्लेवेटस, ये जो एजेंट है ना ये मोल्डी चीज़ में पाया जाता है और ये चीज़ वर्कर्स लंग करवाता है, मोल्डी चीज़ में जो हम खाते हैं। अब हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है क्लिनिकल हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की? मैंने आपको बताया अक्यूट फॉर्म होती है, क्रोनिक फॉर्म। अक्यूट में मैंने आपको बताया कि रिकरेंट एपिसोड होंगे, फीवर हो रहा होगा, मलेज, हेडेक, कफ होगी, डिस्निया, ल्यूकोसाइड्स बढ़ जाएंगे, ल्यूकोसाइड्स। चेस्ट एक्सरे में हमें डिफ्यूज़ एंड नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं, नोड्यूलर भी हो सकते हैं। दूसरी है क्रोनिक फॉर्म, तो क्रोनिक फॉर्म में टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, लंग की कंप्लायंस भी कम हो जाएगी, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा पेशेंट, कोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड इवेंचुअली डेथ, ठीक है। तो ये तरह सीवियर हो सकता है ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ट्रीट हमने इसको ऐसे करना है कि हमने एक्सपोजर जो है इंसाइडिंग एजेंट को रिमूव करना है, ऑक्सीजन देनी है और प्रेडनिसोलोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ताकि वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे, वो देना है।
देन ये सार्कोइडोसिस जो कि हम पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए उसका, हमने कहा सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत लेंथी भी है इसमें। तो सार्कोइडोसिस जो एक मल्टी सिस्टम नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ है, मैंने आपको बताया ये 25% ऑफ द केसेस जो है इसमें क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ करवा देते हैं, ठीक है, क्रोनिसिटी में चले जाते हैं 25%। और ये नॉन केजेटिंग होती है, मैंने आपको बताया, और उसमें जो ग्रेन्युलोमा बनता है उसमें बीच में नेक्रोसिस होती है, ठीक है, सेंट्रल नेक्रोसिस। एटियोलॉजी इसकी अननोन है, क्यों हो रहा नहीं पता। जेंडर में अगर बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा होती है सार्कोइडोसिस कंपेयर टू मेल, और एज का डिफरेंस ये है कि 20 to 40 की एज में होता है, और ये एसोसिएटेड है विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A1 एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B8। अब इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह है कि ये इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू द अनआइडेंटिफाइड एंटीजन के अगेंस्ट जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। अब CD4 T सेल्स जो हमारे हेल्पर सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे अननोन एंटीजन के साथ। अब ये इंटरेक्शन साइटोकाइंस रिलीज़ करवा देगा, साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे और नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट जो साइटोकाइंस है वो कौन से जो हमने पढ़े, इंटरल्यूकिन 2 था जो कि टी सेल की एक्सपेंशन करवाता है, इंटरफेरोन गामा हमारे हमें पता है मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवाता है, इंटरल्यूकिन 8 है, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये बहुत ईजी से ये साइटोकाइंस है। अब ये पैथोजेनेसिस हो गई। अब साइट कौन सी है सार्कोइडोसिस की, कि यहाँ पे नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमा बनते हैं, लंग्स में बनेंगे, मोस्ट कॉमन साइट है लिम्फ नोड्स में, हमने स्किन में भी कहा, लिवर हार्ट में, CNS में भी, और बोन मैरो में भी बनते हैं। मॉर्फोलॉजी इस तरह होगी कि जो नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमास है, क्लासिक फाइंडिंग्स जो है वो ऑल इन्वॉल्व टिश्यूज़ में होगी, वो यही है कि नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमा सारे टिश्यूज़ में मिलेंगे। दूसरा, ये नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमा बना किस चीज़ का है, एग्रीगेट ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड एपिथेलॉइड सेल्स का। लैंगरहैन या फिर फॉरेन बॉडी जायंट सेल्स भी इसमें सराउंड कर रहे होंगे। फिर हम दो बॉडीज़ पढ़ी, शोमैन बॉडीज़, एस्टेरॉयड बॉडीज़ यहाँ पे भी हैं। शोमैन बॉडीज़ वही लेमिनेटेड कॉन्क्रीशंस होती हैं जो कि कैल्शियम और प्रोटीन्स की बनी होती हैं, और एस्टेरॉयड मैंने आपको बताया स्टिलेट होती हैं, पिक्चर भी दिखाई, स्टिलेट जायंट सेल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं जो कि 60% ऑफ द ग्रेन्युलोमास में मिलेंगी। उसी मतलब ग्रेन्युलोमा में के अंदर ये स्टिलेट बॉडीज़, एस्टेरॉयड बॉडीज़ जो है स्टिलेट शेप की, ये उसमें इंक्लोज होती है उन ग्रेन्युलोमास में। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो सार्कोइडोसिस में जो लंग्स होता है उसमें हमें क्लिनिकली पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी। ये बहुत ही पहला सिम्टम होता है, वो कहेगा कि मुझे डिस्निया है। इसके अलावा बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उसके जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज होंगे। देन CNS में हमें जो ना स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन मिल सकती है, कोई स्केरेनियल नर्व की पालसी होगी, जाहिर सी बात है कोई ग्रेन्युलोमा होगा तो वो कंप्रेस करेगा। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, जिसमें ACTH की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सॉरी ADH की, ठीक है, तो वो भी हमें क्योंकि वहाँ पिट्यूटरी में यहाँ पे अफेक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। CVS में हमें क्या क्लिनिकली मिलेगा, कार्डियक अरिथमियाज होंगे पेशेंट को, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, सडन डेथ। हेपेटोबिलियरी में ग्रेन्युलोमेटस लिवर डिजीज़ और स्प्लीनोमेगैली भी होती है। किडनीज में हमने देखा नेफ्रोकैल्सिनोसिस और रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस एंड रीनल स्टोन्स। देन आइज में जो है एंटीरियर यूवियाइटिस, सिक्का सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम। ग्लैंड्स में हमने कहा लैक्रिमल ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है और वो मतलब लैक्रिमेशन नहीं करता, और पैरोटिड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। स्किन में एरिथमा नोडोसम हो जाती है जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग्स में होती हैं, इनलार्ज टेंडर नोड्यूल्स। और नेजल कुटेनियस सार्कोइड, लुपस पेरनियो, ये मैं आपकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, तो वो मतलब स्किन पे नेजल कुटेनियस सार्कोइड भी हो जाते हैं। अब क्लिनिकल पर्ल्स देखें तो यहाँ पे है कि सार्कोइडोसिस में 3 चीज़ें, एरिथमा नोडोसम, लोफग्रेन सिंड्रोम, हीरफोर्ड सिंड्रोम। एरिथमा नोडोसम जो है ना, ये पेनफुल और पर्पलिश नोड्यूल्स होती हैं, टेंडर होती हैं, याद रखिएगा, पेनफुल होंगी, और ये शिन्स जो होती है ना हमारी टिबिया वाली जगह, वहाँ पे होती है। अब ये रिग्रेस कर जाती हैं स्पॉन्टेनियसली और लीविंग अ ब्रूज्ड अपीयरेंस, पीछे यानी ब्रूज हो जाएगा, खुद रिग्रेस हो जाएंगी। दूसरी होती है लोफग्रेन सिंड्रोम। लोफग्रेन सिंड्रोम हम कहेंगे पेशेंट को लोफग्रेन सिंड्रोम है जब उसको सार्कोइडोसिस हो एसोसिएटेड विथ एरिथमा नोडोसम, आर्थराइटिस भी हो और हाइलर एडिनोपैथी हो, ठीक है, इसमें एरिथमा नोडोसम, आर्थराइटिस, हाइलर एडिनोपैथी आ गया। और तीसरा हीरफोर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, सार्कोइडोसिस होगी एसोसिएटेड विथ फीवर, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, पैरोटिड इनलार्जमेंट एंड यूवियाइटिस। ये पिक्चर होगी तो उसको कह देंगे हीरफोर्ड सिंड्रोम। ये अच्छी तरह से याद करना है कि कौन से सिंड्रोम में कौन सी पिक्चर मिल रही है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लैब फाइंडिंग्स पे। तो एलिवेटेड सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिलेगा हमें, ठीक है। ये एक किस्म का पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम की तरह का है कि ज़्यादा हार्मोनल सिक्रीशन हो रही है, एक्टोपिक हार्मोनल सिक्रीशन।
तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता विटामिन डी जो है ना वो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस बनाते हैं, उसकी वजह से ESR बढ़ जाता है इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ज़्यादा बनती हैं, लिम्फोपीनिया होगा और डीरेंज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट मिलेंगे, LFTs डिस्टर्ब होंगे। देन वही बात जो बार बार रिपीट हो रही है, ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज जब हम करेंगे तो उसमें हमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिलेंगे एक्टिव डिजीज़ में। CD4 to CD8 जो रेशो है वो ग्रेटर देन 2.5 होगा, तो इट मीन्स कि वो बड़ा हुआ है। और CD3 to CD4 रेशो जो है वो लेस देन 0.31, ठीक है, ये हमें मिलेगा। चेस्ट एक्सरे जो है उसमें सार्कोइडोसिस जो है उसको हम स्टेज करते हैं। अगर जो चेस्ट एक्सरे जो है वो चेंजेस, अगर हमें स्टेज 1 हम कहेंगे जब बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी हमें, ठीक है, लिम्फ नोड्स की। स्टेज 2 हम कहेंगे जब सार्कोइडोसिस में बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी भी है, इसके अलावा पैरेन्काइमा में भी इन्फिल्ट्रेट्स आ गए तो हम स्टेज 2 कह देंगे। स्टेज 3 जब हम कहेंगे पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट है लेकिन बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी नहीं है, देन बायलेटरल हिलर लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है, हिलर याद रखिएगा। एंड स्टेज 4 होगा जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको स्टेज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। देन मैनेजमेंट पे लास्ट आ जाते हैं, तो अक्यूट डिजीज़ अगर है तो उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि आप सार्कोइडोसिस वाले को कि बेड रेस्ट करें और एनसेड्स देंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। लेकिन अगर जो है इंडिकेशंस फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन 20 to 40 मिलीग्राम पर डे, वो भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। पैरेन्काइमल लंग डिजीज़ में, यूवीआइटिस में, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, न्यूरोलजिक जब इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इनमें जो है हम प्रेडनिसोलोन जो है वो 20 to 40 मिलीग्राम पर डे देते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशंस हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, वरना अक्यूट में हम बस बेड रेस्ट तक ही और एनसेड्स दे देते हैं। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। पैथोमा से अगर हम करें सार्कोइडोसिस, तो इसमें कह रहा है कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होती है नॉन केजिएटिंग, वही ग्रेन्युलोमास बन जाते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स में। क्लासिकली ये अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल्स में देखा गया है। एटियोलॉजी इसके अननोन है, और ये हम कह सकते हैं CD4 हेल्पर टी सेल्स जो है ना उनका रिस्पॉन्स होता है किसी अननोन एंटीजन के अगेंस्ट। ग्रेन्युलोमास जो है वो मोस्ट कॉमनली हमारे हाइलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं और लंग को इन्वॉल्व करते हैं, हमने ये पढ़ लिया है, और जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होगी। 9.15A में देखें अगर हम ये वाला, तो इसमें देखिए सार्कोइडोसिस है, ये नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा इन्वॉल्विंग द लंग नज़र आ रहा है हमें। बी में एस्टेरॉयड बॉडी है। उसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक स्टीलेट इंक्लूजन जो एस्टेरॉयड बॉडी में आपको दिखाई ये देखी गई है विद इन द जायंट सेल्स ऑफ द ग्रेन्युलोमा। अदर कॉमनली इन्वॉल्व जो टिश्यूज़ हैं उसमें क्या आ जाता है, यूविया यानी यूवियाइटिस होगी। स्किन में भी इसको पेशेंट को हो सकती है कुटेनियस नोड्यूल्स या एडिमा नोडोसम हो सकता है। और सिलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड मिमिक करेगा जॉगरन सिंड्रोम को। ऑलमोस्ट कोई भी टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, वही डिस्निया होगा, कफ होगी, ये कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल्स बढ़ जाएंगे, वही बात रिपीट हो रही है। हाइपर कैल्सीमिया होगा, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ द एपिथेलियोइड हिस्टोसाइट कन्वर्ट्स द विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म। फिर ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करा एपिथेलियोइड के हिस्टोसाइट्स में, वो है वो इसको कन्वर्ट करा एक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है और हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया होगा। ट्रीटमेंट हमें स्टेरॉइड देने, और वो ऑफन स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। देन हमने हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस पढ़ा कि ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन हो जाए इनहेल्ड किसी ऑर्गेनिक एंटीजन के अगेंस्ट, जैसे कि पिजन ब्रीडर्स लंग, ठीक है। इसमें एक फीवर होगा, कफ होगा, डिस्निया आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर, रिजॉल्व्स विथ रिमूवल ऑफ द एक्सपोजर। क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से आगे जाके इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पल्मोनरी यूजिनोफिलिया। देखिए नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो है ना वो कैरेक्टराइज हुए हैं बाय पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स रिच इन यूजिनोफिल्स, यानी उनमें यूजिनोफिल्स ज़्यादा पाए जाएंगे। तो वो जो है वो रिक्रूट होते हैं टू द लंग बाय द लोकल रिलीज ऑफ द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, यानी उन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ने उनको अट्रैक्ट किया और बहुत सारे यूजिनोफिल्स आए हैं साइड पे, और ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स में होता है, ठीक है। ये जो डाइवर्स डिजीज़ हैं जनरली इम्यूनोलॉजिक ओरिजिन की होती है इस तरह की, लेकिन इटियोलॉजी इनकी अंडरस्टूड नहीं हुई। पल्मोनरी और यूजिनोफिलिया डिवाइड हुआ है फॉलोइंग कैटेगरीज में। एक होता है अक्यूट यूजिनोफिलिक नमूनिया विथ रेस्पिरेटरी फेलियर, दूसरा होता है सिंपल पल्मोनरी यूजिनोफिलिया जिसको लोफलर सिंड्रोम कहते हैं, मैंने आपको दिखाया अभी, और तीसरा होता है ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया, चौथा सेकेंडरी यूजिनोफिलिया, एंड इडियोपैथिक क्रोनिक यूजिनोफिलिक नमूनिया। अब अक्यूट जो यूजिनोफिलिक नमूनिया है ना, अक्यूट वाला विद रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें क्या होता है कि रैपिड ऑनसेट होता है, अचानक से बुखार होगा, डिस्निया होगा, हाइपोक्सिया होगा,
और डिफ्यूज़ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। चेस्ट रेडियोग्राफ पे हमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे जो कि डिफ्यूज़ होंगे। अब ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज जब हम करेंगे तो उसमें हमें मोर देन 25% यूज़िनोफिल मिलेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो वो सही हो जाएगा। दूसरा होता है सिंपल पल्मोनरी यूज़िनोफिलिया, जिसको हम लोफिलर सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कैरेक्टराइज बाय द ट्रांजिएंट पल्मोनरी लीजन्स होंगी। यूज़िनोफिलिया इन द ब्लड में भी मिलेगा यूज़िनोफिलिया, एंड अ बिनाइन क्लिनिकल कोर्स होगा इसका। Alveolar septa are thickened by the infiltrate containing the eosinophils and occasional giant cells, ठीक है। यानी एल्वियोलर सेप्टा थिक हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजिनोफिल्स आ गए हैं और ओकेजनल जायंट सेल्स। तो ये सिंपल पल्मोनरी यूजिनोफिलिया हो गया। देन ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया क्या क्यों होता है, इसमें ना जब इन्फेक्शन हो जाए किसी माइक्रो फिलियारे से या फिर हेलमिंथिक पैरासाइट जब कर दे इन्फेक्शन तो ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया होता है। देन सेकेंडरी यूजिनोफिलिया भी देखा गया, फॉर एग्जांपल इन एसोसिएशन विद एस्थमा के साथ या ड्रग एलर्जीज में या सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वास्कुलाइटिस में, इनमें भी मतलब सेकेंडरी यूजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। देन इडियोपैथिक क्रोनिक यूजिनोफिलिक निमोनिया होता है जिसमें कैरेक्टराइज होता है एग्रीगेट ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड यूजिनोफिल्स के एग्रीगेट्स जो है वो सेप्टल वॉल्स में आ जाते हैं और एल्वियोलर स्पेसेस में भी आ जाते हैं, ठीक है। एल्वियोलर स्पेसेस में और सेप्टल वॉल्स में भी इन लिम्फोसाइट्स के यूजिनोफिल्स के एग्रीगेट आ जाएंगे। टिपिकली इन द पेरिफेरी ऑफ द लंग फील्ड्स, पेरिफेरी में ये ज़्यादा होगा। एंड अकम्पनीड बाय हाई फीवर होगा, बहुत हाई फीवर, नाइट स्वेट्स होंगे, डिस्निया होंगे। अब दिस इज़ द डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन वंस अदर कॉजेज ऑफ द पल्मोनरी यूजिनोफिलिया हैव बीन रूल्ड आउट, ठीक है। जब बाकी सारे रूल्ड आउट हो जाएंगे तो इसको भी हमने एक्सक्लूड करना है पल्मोनरी डिजीज़ में। देन हमारे पास आ जाता है स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल डिजीजेस कौन सी हैं। देखिए इन एडिशन टू द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस जो जैसे कि COPD हो गई जो हमने पढ़ी, जो स्मोकिंग जो है ना वो एसोसिएशन में है विद द रेस्ट्रिक्टिव या इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के साथ, क्योंकि COPD में तो हमने पढ़ा कि उसकी क्लोज एसोसिएशन है, तो इनके साथ भी है। अब डी स्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया जो DIP होता है और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस, ये दो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की, ठीक हो गया। द मोस्ट स्ट्राइकिंग हिस्टोलॉजिक फीचर डी स्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया का है एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस, उन मैक्रोफेजेस में डस्टी ब्राउन पिगमेंट होगा जिसको हम स्मोकर्स मैक्रोफेजेस कहते हैं, इन द एयर स्पेसेस में ये आ जाएंगे, ठीक है। अगर फिगर देखें 13.23 में तो यहाँ पे भी यहाँ शोन है डी स्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल नमूने दिखाया गया। एक्यूमुलेशन हुई है लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस की विद इन द एल्वियोलर स्पेसेस में विथ ओनली स्लाइट फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द एल्वियोलर वॉल, थोड़ी सी मतलब फाइब्रस थिकनिंग हुई है इन वॉल्स की। तो यानी ये जो एल्वियोलर सेप्टा है ना ये थिकन हुए हैं बाय द स्पार्स इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट की वजह से। यूजुअली जो लिम्फोसाइट्स है ना वो आगे उन्होंने एग्रीगेट कर दिया उनकी वजह से। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से भी थिकन हुए हैं। जब इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी ना तो वो माइल्ड होगी, ठीक हो गया। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यूजुअली जो है ना वो माइल्ड रेस्ट्रिक्टिव एबनॉर्मलिटी हमें शो करेगा। जब हम उनकी PFTs करेंगे तो हमें रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा। ओवरऑल पेशेंट्स जो हैं जिनको डी स्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस है, डी स्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया जिनको है उनको गुड प्रोग्नोसिस होती है और उनके एक्सेलेंट रिस्पॉन्स होता है टू जब हम इनको स्टेरॉइड्स देंगे और उनको हम कहेंगे कि स्मोकिंग ना करें तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स होता है। हाउएवर कुछ जो पेशेंट्स हैं वो प्रोग्रेस कर जाते हैं डिस्पाइट थेरेपी, बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस कॉमन लीजन है जो कि फाउंड होती है इन द स्मोकर्स। अब उसमें क्या होता है कि पिगमेंटेड इंट्राल्यूमिनल मैक्रोफेजेस एकिन टू दोज इन द डी स्क्वामेटिव इंट्रा एपिथेलियल निमोनिया बट इन अ ब्रोंकियोलोसेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, यानी मिलेंगे तो हमें पिगमेंटेड ही इंटरल्यूमिनल मैक्रोफेजेस ही मिलेंगे, लेकिन जो है वो जिस इसमें जो पैटर्न ऐसा होगा कि ब्रोंकियोलोसेंट्रिक होगा, यानी फर्स्ट और जो सेकंड ऑर्डर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी उनको अफेक्ट करेगा। माइल्ड पेरी ब्रोंक्यूलर फाइब्रोसिस भी देखी गई है। एज विद द डी स्क्वामेटिव इंट्राएपिथेलियल निमोनिया अफेक्टेड पेशेंट प्रेजेंट विथ ग्रेजुअल ऑनसेट होगा इसमें भी डिस्निया का, ड्राई कफ होगी एंड सिम्टम्स रिसीड विद द स्मोकिंग सेसेशन, यानी स्मोकिंग बंद की तो सिम्टम्स सही हो जाएंगे। ये हो गई क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस की पिक्चर, ठीक हो गया।